हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी अहेड। आज हम क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 11th में देखिए 10th तक क्या होता है कि साइंस में हम फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ रहे होते हैं, जिसमें हम बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स के मैक्स टू मैक्स हम 2 यूनिट में 4 चैप्टर को पढ़ते हैं। लेकिन अब यदि हम क्लास 11th में साइंस सब्जेक्ट को लेते हैं तो वहाँ पर हमें एक पूरा फिजिक्स का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और वहाँ पर वही कई सारे एस्पेक्ट होते हैं जो हमें जानने की ज़रूरत होती है। तो आज की कड़ी में हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है फिजिकल वर्ल्ड। बेसिकली देखिए, जो पहला चैप्टर है, जो एनसीईआरटी ने जो सिलेबस डिज़ाइन किया है उसके बेसिस पे जो पहला चैप्टर है वो है यूनिट एंड मेजरमेंट का। लेकिन यूनिट और मेजरमेंट पे पहुंचने से पहले हमें कई सारे ऐसे एस्पेक्ट और कई सारी ऐसी अप्रोच होती है जो कि उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम फिजिक्स के बारे में बात करें तो फिजिक्स या साइंस के बारे में यदि हम देखते हैं तो एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। किसी भी एविडेंस के बारे में हम उसको जान रहे हैं, किसी भी यदि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या कोई हम रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं तो उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट आ सकते हैं, कौन कौन सी अप्रोच है, या साइंटिफिक जो हमारा एटीट्यूड है हम उसके बारे में बात करते हैं। हम साइंटिफिक प्रोसेस के जरिए किसी भी जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसका जो रिजल्ट होता है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो कई बार ये होता है कि उसमें कई सारी ऐसी कंडीशंस आती हैं जिनके बेसिस पर भी हम अदर रिजल्ट की तरफ जा सकते हैं। ये पर्टिकुलर फिनोमिना के मीडियम से हम ये समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कंडीशन में ये चीज़ें हो सकती हैं। यदि हम फिजिक्स के बारे में बात करें कि फिजिक्स सब्जेक्ट है क्या, तो फिजिक्स में हम सारे फिजिकल फिनोमिना के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। ठीक है, चाहे वो टेम्परेचर हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, ठीक है, या जो हमारे सेलेशियल बॉडीज हैं, या यूनिवर्स में क्या हो रहा है, किस तरीके से प्लैनेट रोटेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इस फिजिक्स सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। लेकिन साइंस का यदि हम टच लें तो साइंस में हम बेसिकली फिजिक्स को देखते हैं तो हम ये समझेंगे कि यदि हम किसी भी एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी अप्रोच को लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो एक सिस्टमेटिक वे में होगी, जहाँ पर हम उसके ओरिजिन से लेकर उसके एंड होने तक के बारे में बात करेंगे और उसके साथ साथ उस बीच में उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, मतलब किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही हैं, या कौन से ऐसे फिनोमिना है या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उस पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं, इनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है फिजिकल वर्ल्ड, तो फिजिकल वर्ल्ड में हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। तो बेसिकली यदि हम फिजिक्स के बारे में जाने तो मैंने आपको साइंस के टच के मीडियम से बता दिया कि इसमें हम प्रॉपरली जो फिजिकल फिनोमिनाज हैं उनकी एक सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। तो जब हम फिजिक्स में कई सारे टॉपिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो पहले हम ये समझ लें कि फिजिक्स की कितनी ब्रांचेज हैं। तो यदि मैं देखें तो यहाँ पर फिजिक्स के यदि हम ब्रांचेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम फिजिक्स की मैकेनिक्स ब्रांच के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए फिजिक्स या मैथमेटिक्स जो ऐसे दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि एक प्रॉपर कंडीशन के बेसिस पे क्या होते हैं, आपके अप्लाई होते हैं। यदि आप उन्हें जैसी जैसी स्टेटमेंट या जैसा जैसा प्रोसेस आप डिमांड करते हैं उसके बेसिस पर वो आपको कई तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है या जो कई तरीके के जो रिजल्ट है वो आपको दे देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ यदि हम देखें कि जो मैथमेटिकल टूल है वो भी फिजिक्स को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। यदि हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बात करें तो फिजिक्स के चाहे डेरिवेटिव कैलकुलस हो या इंटीग्रेटेड कैलकुलस हो, उसका हम बहुत अच्छी तरीके से यूज करने वाले होंगे, जिसके मीडियम से हम उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था ब्रांच ऑफ फिजिक्स की। तो ब्रांच ऑफ फिजिक्स में जो मैंने पहली ब्रांच लिखी है दैट इज अ मैकेनिक्स। तो देखिए, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बात करते हैं। ऑब्जेक्ट बेसिकली या तो रेस्ट में होता है या मोशन में होता है। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने के बारे में पता करते हैं तो ऑब्जेक्ट के रेस्ट में होने पर जो सारी फिनोमिनाज होते हैं वो लगभग जीरो ही हो जाते हैं। भाई यदि हम बात करें ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो सीधी सी बात है, उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जीरो होगा, उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, तो जो फोर्स, वर्क डन, पावर, व्हाटएवर थिंग्स, ऑल थिंग्स आर जीरो। यदि हम मोशन के बारे में बात करेंगे तो सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट का कर रहा होगा, पोजीशन चेंज कर रहा होगा। पोजीशन चेंज को यदि हम डिटरमिन करें तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट से बता सकते हैं, या हम उसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी में चेंज देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो एक्सेलरेशन, और इसके आगे हम फोर्स, वर्क डन, एनर्जी एंड पावर के बारे में जानते हैं। तो मैकेनिक्स में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उसके मोशन के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे फिनोमिनाज यदि हम बात करते हैं किसी के रेस्ट में होने के, मोशन में कोई ऑब्जेक्ट कितना मूव कर रहा है, उसका लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ये सब हम कहाँ पे पढ़ लेते हैं, मैकेनिक्स में पढ़ लेते हैं। और ऐसे सारे एस्पेक्ट कि किस तरीके से कोई भी वर्क डन हो सकता है, उसमें कौन कौन से फिनोमिनाज आ सकते हैं, उन सबको हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे।
या इन शॉर्ट हम कहें कि जो न्यूटन की जो लॉज हैं उनको मैकेनिक्स में डीपली पढ़ा जाता है, और उन लॉज के मीडियम से हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मशीन्स हो हम उनका क्या करते हैं, स्टेब्लिशमेंट करते हैं, और उसके बेसिस पर हम और भी नई चीज़ों को जानेंगे। तो बेसिकली यदि हम देखें तो मैकेनिक्स में हम किसी भी बॉडी के वर्क डन के बारे में जानेंगे, और उसमें जो तमाम जो भी एस्पेक्ट आ रहे हैं, जो भी अप्रोचेस हैं, उनके बारे में जान लेंगे। सेकेंड यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं थर्मोडायनामिक्स की। तो थर्मोडायनामिक्स बात करेगा टेम्परेचर, मतलब कि जहां पर हम हीट टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, इंजन किस तरीके से वर्क करेगा, उसका कूलिंग एस्पेक्ट क्या होगा, उसमें हम किस तरीके से इंजन की जो रिवर्सिबल प्रोसेस है या इरिवर्सिबल प्रोसेस है उसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उसको भी हम थर्मोडायनामिक्स में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा या थर्ड ब्रांच है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 10th में हम लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहे हैं, लाइट के रे नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिक्स में हम लाइट के पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर के बारे में भी डिस्कस करते हैं। सारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना, उसके साथ साथ जो लाइट का जो पार्टिकल फॉर्म है, ये जो पार्टिकल नेचर है, उसके बारे में भी हम काफ़ी डीपली स्टडी करते हैं। जो फिजिक्स की फोर्थ ब्रांच है उसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम चार्ज के मोशन के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, पावर क्या होगी, या इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम ये भी समझ सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, यदि किसी चार्ज से वायर यदि किसी वायर से चार्ज यदि फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो सकती है। ठीक है, वो किस मतलब ये जो फिनोमिना हम बेसिकली ये समझ सकते हैं कि चार्ज के फ्लो यदि हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, वो एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, तो किस तरीके से कौन कौन से एस्पेक्ट आ सकते हैं, उसमें हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में ये सब चीज़ें जान लेंगे। इसके साथ साथ यदि हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव से बात करें तो हम चाहे AC करंट, DC करंट, ट्रांसफार्मर, ठीक है, LCR सर्किट हो, और भी हम मतलब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और भी ऐसे सारे एस्पेक्ट के बारे में इसमें जान लेते हैं। इसमें हम जो एम्पियर्स के लॉ है ना, ओम्स लॉ है, और भी कई सारे लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं। मोशन के बारे में बात करें तो किरचॉफ का जंक्शन लॉ है। ठीक है, तो इससे कई सारे हमारे ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनको हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जानेंगे। बेसिकली यदि हम ये कहें कि ये जो ब्रांच है इसमें हम चार्ज के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से जनरेट होती है, और इन सब के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जो फिजिक्स की फिफ्थ ब्रांच है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए ये मतलब यदि हम कहें तो ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये फिजिक्स का सबसे लेटेस्ट ब्रांच है, जिसमें हम पार्टिकल की जो हमारे बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं। बोसोन क्या है, पॉजिट्रॉन क्या है, और भी जो न्यू जो थ्योरीज है, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर ब्रांच में जानते हैं। और जो लास्ट ब्रांच है वो है हमारी रिलेटिविटी बेसिकली मतलब कि जो एनर्जी और जो चार्ज का मास है उनके बारे में एक रिलेशन है, उसके बेसिस पर हमने क्या स्टडी डिज़ाइन की हुई है, उसमें क्या क्या अप्रोचेज हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा भी यदि हम ब्रांच ऑफ फिजिक्स में देखें तो एक हो जाती है हमारी एस्ट्रोफिजिक्स। ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स, या हम बात करें जियोफिजिक्स, और भी ऐसी कई सारी ब्रांचेज हैं जिनमें हम अलग अलग या स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करें एस्ट्रोफिजिक्स की तो वहाँ पर हम एस्ट्रोनॉमिकल जो सेलेशियल बॉडीज हैं या वहाँ पर किस तरीके से मोशन हो रहा है, रोटेशन मोशन क्या है, तो उन सबको हम एक पर्टिकुलर उस ब्रांच में जाके स्टडी करते हैं। जियोफिजिक्स में जो भी अर्थ की जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं वो किस तरीके से मोशन करेगी, उसमें कौन कौन से ऐसे फिजिकल फिनोमिनाज हैं जिससे कि हमें कई सारे एस्पेक्ट देखने को मिल सकते हैं, उनके क्या प्रिंसिपल हैं, उन्हें हम इन ब्रांच के मीडियम से फिजिक्स सब्जेक्ट को समझने का कोशिश करेंगे। और क्लास 11th के बारे में यदि हम बात करें तो क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर के पहले यहाँ पर जो फिजिकल वर्ल्ड है वहाँ पर इन सब ब्रांचेस को सही तरीके से डिफाइन किया गया है, और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। बेसिकली जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं और यदि आप फिजिक्स में अपने करियर को ऊंचाइयाँ देना चाहते हैं तो आप जब फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस ब्रांच में है, आप उस ब्रांच में इंटरेस्ट लेकर अपने करियर को सही तरीके से सही आयाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फिजिक्स की ब्रांच के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब यदि हम आते हैं कि यदि हम पढ़ते समय हम यदि क्लास 11 के स्टूडेंट है या हमें बिगिनिंग स्टेज पर किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए तो हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए
हम यदि बात करें तो हम क्लास 9 से फिजिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि ये कहना चाहिए ब्रॉड पर्सपेक्टिव से हम फिजिक्स को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। हम वहाँ पर एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में 9th हो या 10th हो, वहाँ पर हम जैसे जो मैंने आपको मैकेनिक्स के चैप्टर्स बताए या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बताई या लाइट वाले का जो कंसेप्ट बताया वो हम वहाँ पे पढ़ के आते हैं। लेकिन जब क्लास 11th के बारे में हम बात करते हैं, हम बेसिकली उसी पर्टिकुलर ब्रांच की सारी कंडीशंस को जान रहे होते हैं, तो यहाँ पर इसका जो क्राइटेरिया होता है वो धीरे धीरे ब्रॉड होने लगता है, ठीक है। अभी तक हम जैसे बात करें तो हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे। अब जैसे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू लेनी है तो हम उसमें कौन कौन से टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैथ्स के ऐसे कौन से फॉर्मुलेशन है जो यहाँ पर हेल्पफुल होने वाले हैं, उनको हम जानेंगे। तो यहाँ पर मैं एक कंडीशन से अप्लाई करना चाहूँगा, या हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें कौन कौन से मैथमेटिकल टूल्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिकल टूल्स के बारे में यदि हम बात करें तो मैथमेटिक्स में कई ऐसे सारे जो फॉर्मूलेज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, या जो आइडेंटिटीज हम मैथ्स में अप्लाई करते थे अप टू क्लास 10 तक, वो भी यहाँ पर कई बार इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। तो हम यहाँ पर जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें भी हम जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमें फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं, अब फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में यदि हम बात करें तो हम बेसिकली 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से परिचित होते हैं। क्लास 10 तक हम वो पढ़कर आ चुके होते हैं, चाहे आपका प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो या मल्टीप्लिकेशन हो। लेकिन हम यहाँ पर मैथमेटिकल टूल में हम बात करेंगे इंटीग्रेशन की, और सेकंड हमारा आएगा डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्यों जरूरी है, तो यहाँ पर बेसिक यदि हम बात करें तो देखिए अभी तक हम फाइंड करते थे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या करते थे कि यदि मैं इस कंसेप्ट को एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जब भी हम बात एवरेज की कर रहे होते थे तो हम सारे डिस्टेंस को ऐड करके टाइम के साथ डिवाइड करते थे। लेकिन यदि मैं कहूँ कि इंस्टेंट टाइम की क्या वेलोसिटी होगी या इंस्टेंट टाइम पर क्या एक्सेलरेशन होगा, यदि हमें उसे एक्सप्लेन करना है या उसकी एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे यदि हम चार्ज के बारे में बात करें तो चार्ज एक बहुत एलिमेंट्री पार्टिकल होता है, बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पर लिखें तो जो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है वो होती 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आपके एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यूज है। लेकिन हम इतने सारे जो हाई वोल्टेज से जब जो करंट फ्लो हो रहा होता है तो करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 50 एम्पियर एंड सो ऑन। तो अब हम वहां पर इन चार्ज को कैसे इंटीग्रेटेड करके एक छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्ज को कैसे ऐड करके उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो वहां पर बात आ जाती है इंटीग्रेशन की। तो ये दो मैथमेटिकल टूल्स जो हैं वो हमें कहीं ना कहीं मैथ्स को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मतलब कहना चाहिए बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ फिजिक्स के कई सारे एस्पेक्ट को सॉल्व कराने में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डिफरेंशिएशन में आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है। आप जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन में आप क्या करने वाले होंगे कि एक एलिमेंट्री पार्टिकल की वैल्यू के हेल्प से आप उस पूरे सराउंडिंग में या उस पूरे पोटेंशियल सरफेस में या उस पूरे एक्चुअल जो आपका जो फेज है उसमें क्या वैल्यू होगी, आप उसके बारे में उसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डिफरेंस के मीडियम से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे हम साइन यूज करते थे फंडामेंटल ऑपरेशन में कि प्लस का साइन क्या होगा, माइनस का साइन होगा, तो ऐसे ही हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन के बारे में बात करें तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं d/dx। सपोज हम y को कर रहे हैं तो dy/dx। देखिए यहाँ पर फंक्शन किसका है, y का फंक्शन है। यदि कोई भी स्टेटमेंट है जो यदि y का फंक्शन है और अपॉन में लिखा हुआ x, तो इसका मतलब ये होगा कि आप जो y का फंक्शन है उसको x के रिस्पेक्ट में क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा dy/dx, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपको y का फंक्शन दिया है, सपोज यहाँ पर y का फंक्शन लिखा हुआ है x की पावर n, ठीक है ना। अब y का जो फंक्शन है x की पावर n, यदि आप इसे डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो y का फंक्शन केवल और केवल किसके फॉर्म में डिफरेंशिएट होगा, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो वो होने वाला है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होने वाला है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो y इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, x की पावर n, तो यहाँ पर इस तरीके से उसको राइट कर सकते हैं y इज इक्वल टू x की पावर n। जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, d/dx। y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो dy/dx, यहाँ कितना आ जाएगा d/dx और x की पावर
n। देखिए ये जनरल फॉर्मूला भी है, x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है ये जनरल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको कहीं जगह पे सेम फॉर्मूले से आप क्या कर रहे होंगे, इसको स्टेब्लिश कर रहे होंगे, और मैं ये कह सकता हूँ कि फंडामेंटल फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला ही आपको आने वाली इक्वेशंस में सॉल्व करना है। आगे जो भी आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे तो ये जनरल फॉर्मूला आपको सभी जगह यूज करना है। देखिए लिखा हुआ है d/dx x की पावर n अपॉन में dx लिखा हुआ है, तो जो भी आप वेरिएबल सॉल्व करेंगे वो x के बेसिस पर या x के रिस्पेक्ट में क्या होने वाला है, डिफरेंशिएट होने वाला है। तो यहाँ पर x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होगा, तो जो पावर में नंबर लिखा हुआ वो उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू x, और जो पावर होगी उसको आप क्या कर देंगे, -1 के साथ कर देंगे। तो ये एक जनरल कंसेप्ट है जिसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूले आपको आगे अप्लाई करने वाले। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ y = 3x² + 4x, तो उसका क्या डिफरेंशिएट होगा, तो यदि हम y को डिफरेंशिएट करें तो dy/dx और यहाँ y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, y की वैल्यू जो कि है 3x² + 4x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy/dx = देखिए पहले ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये फंक्शन ये, और दोनों फंक्शन कैसे इंडिपेंडेंट है। हम चाहे तो इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं, d/dx 3x² + d/dx 4x। तो इसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आ जाएगा कि यदि दो फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो उन्हें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड करके भी उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा dy/dx = देखिए यहाँ 3 ऑलरेडी है, अब ये 2 किस में था, पावर के फॉर्म में। देखिए n की, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x की पावर n लिखा हुआ है, तो वैसे ही हम इसे क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि जो ये जो n है, n की जगह पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ। तो देखिए nx n-1, तो 2 आ जाना है मल्टीप्लाई में x, और यहाँ पर पावर क्या हो जानी, 2 - 1 प्लस 4 एज इट इज रहेगा, और x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि यदि x की पावर कुछ नहीं तो हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो 1 यहाँ आ जाएगा इंटू x, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 - 1। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनेगी आगे की तरफ, dy/dx = 3 2 6 x 2 - 1 1 4 1 4, और यहाँ आएगा यदि हम x की पावर 1 - 1 करें तो हो जाएगा x की पावर 0, और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन का एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन के कॉज को समझा, हमने डिफरेंशिएशन के जनरल फॉर्मूले को समझ लिया। जनरली आप करते हो कि जो आपके फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं उसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई और आप डिवीजन करते हैं, लेकिन यदि हम उसका थोड़ा सा लेवल हाई करें तो वहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें और आ जाती हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन के पार्ट को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन वाले पार्ट की। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा था d/dx, यदि हम y के फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो हमने यहाँ पर लिखा था d/dx यहाँ पर लिखा, जो भी अपॉन में लिखा होगा आपको उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दी गई इक्वेशन को कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन का साइन होता है इस तरीके से, जैसे आप x की पावर n dx को इंटीग्रेशन करेंगे तो तब क्या कंडीशन बनेगी। इंटीग्रेशन जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बेसिक हमें ये समझना है कि इसको हम किस तरीके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जैसे कि बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन को हम दो तरीके समझ लेते हैं, एक होता है फाइनाइट और एक होता है इनफाइनाइट। तो यदि ये इनफाइनाइट टाइप का है, यदि ये फाइनाइट टाइप का होता तो यहाँ पर बेसिकली आपको लिमिट लगी हुई मिल जाती है कि भाई हमें जो इंटीग्रेशन है उसको किस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट करना और किस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके एंड कर देना है। तो यहाँ पर हो सकता था कि π/2 - π/2। ठीक है, तो यदि हम देखें तो डिग्री के बेसिस पर किस तरीके से हम उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या वैल्यू के फॉर्म में हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में भी कई बार हम उसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं कि जो हमें वैल्यू लेनी है वो t = 2 सेकंड से t = 5 सेकंड तक लेनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर लिमिट ले सकते हैं। जनरल फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, जो इंटीग्रेशन होने वाला है, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, जो पावर है वो आ जाएगी n+1 जो पावर के फॉर्म में रहेगी, और जो डिनोमिनेटर में वो पावर होगी वो 1 के साथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और इस तरीके से हम x की पावर n dx का क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब जनरल फॉर्म हम ये समझें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में बेसिक मतलब डिफरेंट क्या है। तो बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब हम डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो डिफरेंशिएशन में हम किसी नॉन फाइनाइट, या हम कहना चाहिए इन्फिनिटी या नॉन डिफाइंड वैल्यू से हम एक कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच रहे होते हैं। ठीक है, नॉन डिफाइंड वैल्यू से हम
कांस्टेंट वैल्यू तक जा रहे होते हैं कि भाई हमको फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन या थर्ड ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बाद हमें जो नॉन डिफाइंड वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू के फॉर्म में हमें मिल जाएगी। जबकि यदि हम इंटीग्रेशन के बारे में बात करें तो हम यहाँ से किसी कांस्टेंट वैल्यू से हम नॉन डिफाइंड वैल्यू तक का क्या करते हैं, एक पूरा जो एक प्रोसेस है उसको फॉलो करते हैं कि जहां पर किस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू और उस वैल्यू के फॉर्म पे, उस एलिमेंट्री पार्टिकल के फॉर्म से हम उसकी क्या और ज़्यादा बिग वैल्यू क्या ले सकते हैं या उसके क्या और भी एस्पेक्ट उसके जैसे हम बना सकते हैं। तो वहाँ पर हम किसके बारे में बात कर लेंगे, इंटीग्रेशन के बारे में बात कर लेंगे। तो ये मेजर डिफरेंट है, ठीक है ना। जब भी हम बात कर रहे हो कि हम एक कॉज की तरफ जा रहे हैं, जैसे हम बात करें कि जैसे हम वर्क डन, हम किसी भी फिनोमिना के बारे में जानते हैं तो हम क्या करते हैं उसके सिर्फ एक बता दें कि भाई ये कंडीशन हुई है, लेकिन उसमें कौन कौन से सारे एस्पेक्ट हैं तो वो क्या होगा, हमारी नॉन डिफाइंड है कि भाई वो नॉन डिफाइंड एस्पेक्ट हमें नहीं पता है। यदि कि हम एक्सेलेरेशन निकालना चाह रहे हैं, हमने एक्सलेट कर लिया है, लेकिन एक्सलेट किया तो आपने कितना वेलोसिटी में चेंज किया, पोजीशन में क्या चेंज हुआ, तो आप उस पोजीशन मतलब पोजीशन के लिए पोजीशन आपके लिए नॉन डिफाइंड है, वेलोसिटी आपके लिए नॉन डिफाइंड है। आप सिर्फ किसके बारे में बात करें, एक्सेलेरेशन के बारे में बात करें, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट तक हमें पहुंचने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन यदि हम बात करें कि भाई जो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है उसके सेम तरीके से और क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में 2 चार्जेस हैं, तो उसके यदि मैं कहूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में 2 चार्जेस हैं, उसके बाद मैंने एक बहुत बड़ा सरफेस ले लिया कि उसमें कितने चार्जेस होंगे, उन चार्जेस की जो पैरामीटर्स हैं उनको हम किस तरीके से समझ सकते हैं, तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं, उसकी कहीं ना कहीं फाइनाइट वैल्यू को जानने के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 यह आ जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ कि 3x स्क्वायर प्लस 4x का हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लिखा मिल जाएगा कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x का आपको करना है, इंटीग्रेशन करना है, तो ये बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, y का, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x और यहाँ क्या जाना है आपका dx आ जाएगा। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए 3 मतलब इसको हम चाहे तो ऐसे जैसे हमने यहाँ पर एक्सपेंड किया था हम यहाँ पर एक्सपेंड कर सकते हैं 3x स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 4x dx, तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा। 3x स्क्वायर का करेंगे, देखिए 3 का तो होगा नहीं, 3 को एज इट इज हम बाहर ले लेंगे, x की पावर 2, तो यहाँ पर x एज इट इज रहेगा और 2 को हम n के फॉर्म में यदि कंपेयर करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है n प्लस 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 और अपॉन में क्या रहेगा n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 प्लस ऐसे हम यदि 4x को इंटीग्रेट करें तो 4 एज इट इज रहेगा, x की यदि कोई पावर नहीं है तो 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन आ जाएगा 1 प्लस 1। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो यदि हम देखें y का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 2 प्लस 1 कितना आएगा 3 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो ये हमारा एक जनरल तरीका होता है इंटीग्रेशन करने का। तो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस और यहाँ कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, तो ये हमारा बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया 3x स्क्वायर प्लस 1, तो x की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, सेम यहाँ पर, तो ये हमारा क्या आ गई, इंटीग्रेशन की कॉस आ गई। तो ये था फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। तो बेसिकली जो मैथमेटिकल टूल थे, या हम ये कहें कि जैसे हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है, या हम क्या कर रहे थे कि छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल से उस पूरे एस्पेक्ट की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं कि उसका फिनोमेना किसके जैसा बिहेव कर सकता है, किसके जैसा समथिंग वैल्यू आ सकती है, तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन का यूज कर लेते हैं। ये मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल जो हमारे फॉर्मूले हैं उनके बेसिस पर आएंगे। अब हम इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्या फॉर्मूले होते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के जनरल फॉर्मूले को पढ़ने के बाद यहाँ पर हम डिफरेंट जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में जो फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसे d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होगा, जो पावर होगी वो नंबर के साथ मल्टीप्लाई में आएगी, तो nx, और जो पावर के साथ हमें क्या कर देना, 1 को माइनस कर देना। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन में d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, nx n माइनस 1 है। वहीं पर इंटीग्रेशन में देखिए, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x वेरिएबल के साथ आएगा, या जो
वेरिएबल में हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं उसके साथ आ जाएगा यहाँ n डज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब कि जहाँ n का वैल्यू 1 के बराबर नहीं है और c क्या होगा कांस्टेंट होगा, तो उसको हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी तो हम ये पढ़ चुके थे कि डिफरेंशिएशन जो कि है अननोन वैल्यू से या नॉन डिफाइंड वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू तक वैल्यू को फंक्शन करते हुए लेके आ रहा है, और वहीं पर डिफरेंशिएशन ऐसा कैलकुलस है जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है जो वेल डिफाइंड वैल्यू, उससे हम उससे और क्या एस्पेक्ट तैयार कर सकते हैं, उसके क्या नॉन डिफाइंड या कहना चाहिए क्या क्या फीचर्स में जो यूज हो रहे हैं उसके बेसिस पर हम उसके और भी फंडामेंटल वैल्यूज के बारे में जान पाएंगे। सेकंड यहाँ देखिए डी अपॉन डी एक्स 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 यदि हमारे पास है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, और वहीं पर यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स सिर्फ इंटीग्रेशन डी एक्स है तो उसका क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर एक जनरल इंफॉर्मेशन आपको और बता दें, यहाँ पर यदि कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, और 1 एक क्या है हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का यदि हम इंटीग्रेशन देखेंगे तो कितना होगा x हो जाएगा, और वहीं पर यदि हम डिफरेंशिएशन देखते हैं d अपॉन डी एक्स किसी कांस्टेंट टर्म का तो वहां डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक कंडीशन हम यहाँ पर एक और याद रख सकते हैं कि जो d अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा, और वहीं पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा उस वेरिएबल के फंक्शन के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए d अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का कितना आ रहा है 1 अपॉन एक्स आ रहा है, और यहाँ पर dx अपॉन एक्स का यदि हम ले रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा लॉग एक्स। तो देखिए ये जस्ट इसके अपोजिट है, यहाँ पर log x का 1 अपॉन एक्स है तो यहाँ पर dx अपॉन एक्स, यानी कि इसको हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं 1 अपॉन एक्स dx, तो उसका क्या हो जाएगा log x प्लस c हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब यहाँ देखिए साइन एक्स का क्या हुआ है cos x, डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन में क्या होगा cos x का कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। cos x का है माइनस साइन, तो यहाँ पर साइन का कितना है माइनस cos, tan का sec स्क्वायर x, तो यहाँ पर sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा tan x प्लस सभी के साथ हम कांस्टेंट टर्म लिखते जाएंगे। cot x का कितना होना माइनस cos स्क्वायर x, वहीं पर cos स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा माइनस cot x। और यदि हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमने डिफरेंट जो टाइप के फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे यहाँ पर देखा sec x, तो sec x का जो डिफरेंशिएशन है वो है sec x tan x, तो sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस का sec x, और यहाँ पर यदि cos x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो वो आ रहा है माइनस cos x cot x, तो यहाँ पर कितना आ गया है माइनस cos x x। तो जब भी आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जनरल फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो एक बार आप कंपैरिजन से पढ़ लेंगे तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा इजी होने वाला रहेगा, जिसमें कि आप सारे कंटेक्स्ट को बहुत आसानी से समझ जाए। जैसे यहाँ पे sin x का cos x हुआ, तो जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन cos x का जो होगा वो कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो ये हमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमें याद रखने हैं, ये जनरल फॉर्मूले। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के यदि फॉर्मूले को अच्छी तरीके से समझना है तो हम उसे एक डिफरेंट, मतलब कि दोनों को इस तरीके से फंक्शन कर लें कि ये वाला जैसे हमने लिखा था d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का nx n माइनस 1 होना, वहीं पर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, तो x की पावर n प्लस 1 प्लस c, इस तरीके से हम इसको कंपेयर करके एक एक फंक्शन को कंपेयर करके उसका क्या कर सकते हैं कंपैरिजन से इसके फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दो फंक्शन देखिए ऐड हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, या उनका हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उनको हम किस तरीके से लिखने वाले हैं, उनको किस तरीके से हम प्रोसेस होगी उनको सॉल्व करने की। तो अब हम बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वो वाले फॉर्मूले पढ़ेंगे। देखिए हमने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को उनके कंपैरिजन से पढ़ा, उनको जाना। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन के डिफरेंट फॉर्मूले, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो कैलकुलस है ये आपको डिफरेंट एस्पेक्ट में अलग अलग कंडीशन जब आप उस प्रोसेस को अप्लाई करने वाले होंगे वहाँ पर आपको लग सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है y इज इक्वल्स टू यू बी, तो ये जो है ये प्रोडक्ट रूल है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि y के इक्वल्स में जो दो फंक्शन दिए हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो जब दो फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में है तो उनको किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो यदि हम इसको इंटीग्रेशन करें तो dy अपॉन डी एक्स, देखिए जब आप दो मल्टीप्लिकेशन वाली जब दो वैल्यू ऐसी जो प्रोडक्ट में है उनको कैसे करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज रखना है, सेकंड फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करा देना है, प्लस सेकंड फंक्शन और फिर आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट कराना है, ठीक है। तो जब दो कोई भी फंक्शन यदि मल्टीप्लाई में है तो उन मल्टीप्लाई दो फंक्शन को किस तरीके से हमें डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का
डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हम इसे क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले। जब भी मल्टीप्लाई आएगा तो दोनों फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बीच में का साइन आ जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार और हम इसको कंसीडर कर लें कि फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल से इसके डिफरेंशिएशन को समझ सकते हैं। अब यदि मान के चलिए हमें कोई ऐसा फंक्शन दिया गया जहां पर जो फंक्शन जिनका डिफरेंशिएट होना है वो एक दूसरे के साथ डिवाइड में दिए, तो उसको बेसिकली क्या बोला गया, कोशिएंट रूल बोला गया। तो कोशिएंट रूल में हम क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। तो सेकंड फंक्शन, या फिर हम इसको इस तरीके से और कंसीडर कर सकते हैं, यदि हम फ्रैक्शन को यदि राइट कर रहे हैं तो जो वैल्यू ऊपर की तरफ होगी उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, और जो नीचे जो वैल्यू ऊपर की तरफ होगी उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो y है वो u अपॉन v यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक फ्रैक्शन है। यदि एक फ्रैक्शन हमें दी गई है तो उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy अपॉन dx। ठीक है, फिर हमें क्या रखना है, सेकंड फंक्शन रखना है, मतलब कि डिनोमिनेटर को रखना है, फिर हमें न्यूमरेटर का कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, माइनस फिर हमें क्या करना है, न्यूमरेटर वाला फंक्शन रखना है यानी कि u रखना है, और हमें फिर क्या कर देना, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर देना, और उनके अपॉन में जो भी डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कोशिएंट रूल से जब दो फंक्शन हमें किस में दिए गए, डिवाइड में दिए गए या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिए गए, तो उनको हम डिफरेंशिएट करने के लिए ये वाली जो प्रोसेस है उसका यूज करने वाले होंगे कि सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और जो भी हमें सेकंड फंक्शन दी गई उसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये दोनों को जो आपको जो कैलकुलस दिए गए, इस मतलब कि यदि दो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो हमें ये वाला रूल लगा लेना, और दोनों डिवाइड में आ रहे हैं तो हमें कोशिएंट रूल लगा लेना। इसके बाद हम बात करते हैं चेन रूल की। अच्छा, चेन रूल किस तरीके से डिफाइन होगा, तो क्या होता है, कई बार जैसे हमने कोई फंक्शन लिखा हुआ है उसमें दोनों फंक्शन ऐसे आ गए जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, चेन रूल बोलेंगे। वहां पर हम बेसिकली चेन रूल अप्लाई करने वाले हैं जिससे कि हम उसका सही तरीके से सॉल्यूशन कर पाए। तो चेन रूल मैं इस तरीके से जैसे मान के चलिए कि जो y है वो u और v का फंक्शन है, मतलब कि लेट y बी द फंक्शन ऑफ u एंड y वी अ फंक्शन ऑफ x, मतलब कि u और y दो ऐसे फंक्शन है जो कि x के फंक्शन है। मतलब कि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन बन गई है कि हमें एक जो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेट कर रहे थे उसके अंदर जिसका हम डेरिवेट करने वाले वो भी एक आपका डेरिवेटिव यूनिट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिख दें sin 2x, तो sin 2x में यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें तो 2x को यदि हम क्या मान लें, एक वेरिएबल मान लें, तो वैसे ही हमने क्या मान लिया, जैसे u एक फंक्शन था, तो जैसे यहाँ 2x है वो किसके जैसे बिहेव कर रहा है, u के जैसे बिहेव कर रहा है, और 2x भी एक डिफरेंशिएटिव क्या हो सकता है का फंक्शन है। ठीक है ना, तो उस पर्टिकुलर केस में जो हमारा y है वो दो तरीके से फंक्शन में आ चुका है, और इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस तरीके की जो डिफिकल्टीज है वो किस रूल के मीडियम से सॉल्व की जा सकती है, चेन रूल के माध्यम से सॉल्व की जा सकती है। तो वहां पर हम क्या कर लेंगे, dy अपॉन dx जो फर्स्ट फंक्शन है उसको हम लेके चलेंगे कि जो भाई u है उसको हम किसके रिस्पेक्ट में, मतलब कि जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसको हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और बेसिकली वो x का फंक्शन है, तो वहां पर जिस फंक्शन के फॉर्म में हम उसे डिफरेंशिएट कर चुके हैं उसके बाद हम क्या कर लेंगे, x का और ज्यादा डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर हम n को सपोज करके कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू u की पावर n, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n u n माइनस 1, और यहाँ पर मतलब कि जो dy अपॉन dx को जो सॉल्व किया, या dy अपॉन dx, तो y का फंक्शन क्या था जो कि पहले वाला फंक्शन था u की पावर n, तो यहाँ आ जाएगा n u n माइनस 1 du अपॉन dx। तो ये एक चेन रूल के माध्यम से हम दो फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इन तीनों जो हमने प्रोडक्ट रूल लिखा है, कोशिएंट रूल लिखा है और चेन रूल लिखा है, इनको एक एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि हम कहाँ पर किस पर्टिकुलर कंडीशन में प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, चेन रूल लगा सकते हैं, या फिर कोशिएंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रूल हो या कोशिएंट रूल हो या फिर चेन रूल हो। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 7, तो ये पूरा एक फंक्शन है, और 6x प्लस 3 ये एक पूरा फंक्शन है, मतलब कि ये u के जैसा बिहेव करेगा और ये v के जैसा बिहेव करेगा। यदि हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के साथ इसको कंपैरिजन यूनिट से पढ़ रहे हैं तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y का डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx। तो देखिए हमें क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा d अपॉन डी सेकेंड फंक्शन जो कि है 6x प्लस 3, ओके, प्लस
फिर क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन 6x प्लस 3 डी अपॉन डी एक्स, और कौन सा फंक्शन आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन जो कि u के जैसा भी, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके साथ हम कंपैरिजन कराते जा रहे हैं, ये लाइक है u जैसा है और ये v के जैसा है। तो आप देख लीजिए कि पहले आपने क्या लिखा u, तो u का वैल्यू हमने क्या माना था 3x स्क्वायर प्लस 7, तो उसको हमने यहाँ पर लिखा है d अपॉन डी एक्स, फिर हमने क्या लिखा था v, और v के वैल्यू हमने क्या एज्यूम किया हुआ 6x प्लस 3, देन प्लस फिर आ जाएगा आपका v यानी कि 6x प्लस 3 d अपॉन डी एक्स, और फिर कौन आएगा u जो कि लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 7। अब हम इसे क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट रूल को समझ लिया कि हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा dy अपॉन dx 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। देखिए यहाँ पर 6x प्लस 3 का क्या होने वाला है, डिफरेंशिएट होने वाला है। या तो हम क्या करें, इसको पूरे में डिवाइड कर दें, एक्सपेंड कर दें कि d अपॉन डी एक्स 6x प्लस d अपॉन डी एक्स 3, तो ये ऐसे कर सकते हैं। ये जनरली हमें पता है कि 3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बचेगा कौन, सिर्फ 6x। तो 6x को यदि हम डिफरेंशिएट करें तो 6x का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 6, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, प्लस ये नंबर एज इट इज रहेगा 6x प्लस 3 d अपॉन डी एक्स कितना करना है हमको 3x स्क्वायर प्लस 7 का। तो पुनः यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, 7 लिखा हुआ है, 7 क्या है, 7 कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन अगेन 0 होगा, तो बस हमारे पास एक फंक्शन बचेगा जिसका हमें डिफरेंशिएट करना है, दैट इज 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, तो कितना हो जाएगा 3 2 6x, और जो पावर है 2, तो 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, तो उसको हम क्या लिखेंगे 6x लिखेंगे। और यदि आप चाहें तो एक स्टेप और जोड़ के 7 का डिफरेंशिएशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तो उसे भी मेंशन कर सकते हैं। देन हमारा आंसर क्या होगा, इस 6 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 18 x स्क्वायर प्लस 6 7 42, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो उस फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। प्लस 6x का 6x के साथ मल्टीप्लाई हो कितना आ जाएगा 36 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और 6x इंटू 3 ये हो जाएगा 18x, और बाकी 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए हम इक्वेशन जो हमारी बनी है उसमें हम देख पा रहे हैं कि 18x स्क्वायर प्लस 42 प्लस 36x स्क्वायर प्लस 18x, तो यहाँ पर 18x स्क्वायर और 36x स्क्वायर को हम क्या कर पाएंगे, ऐड कर पाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना 54x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 42। तो यहाँ पर दो फंक्शन का जो मल्टीप्लाई है उसको हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि क्वोशिएंट रूल से इक्वेशन, उसका एग्जांपल देखते हैं कि उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे सपोज यहाँ पर u अपॉन v लिखा हुआ है, तो u यदि फंक्शन के अपर साइड है तो उसको हम न्यूमरेटर कंसीडर करते हैं, और v यदि नीचे की साइड है तो उसे हम डिनोमिनेटर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसका ये जो फॉर्मूला वो ये बनने वाला है कि डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर, फिर हम क्या करेंगे जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसी फंक्शन को इस पूरे फंक्शन के साथ कंपेयर करके एज इट इज सॉल्व करने वाले हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रैक्शन के ऊपर साइड है, तो एज इट इज ये न्यूमरेटर जैसा बिहेव करेगा, है ना, ये न्यूमरेटर ही है, और x माइनस 2 ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर है। तो हम इसको इस तरीके से कंपेयर करके समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। देखिए अब हमें क्या करना, इस पूरे क्वेश्चन को इस पूरे फंक्शन के साथ कंपेयर करते हुए वैल्यू लिखती जानी। ठीक है, जहां पर u हमारा न्यूमरेटर जैसा है और v जो है डिनोमिनेटर जैसा है, तो यहाँ पर क्या लिखा v, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर उसे एज इट इज लिखा रहने देंगे x माइनस 2। फिर क्या करना है हमें u यानी कि न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करना है, तो x d अपॉन डी एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का एज इट इज रखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स, और फिर क्या जाना सेकंड फंक्शन x माइनस 2, और इसके साथ अपॉन में क्या रहेगा हमारा जो v है उसका स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, जनरली दो फंक्शन यदि डिवाइड में है तो उन्हें किस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, तो हम फॉर्मूले जो हमारा फॉर्मूला है उसके बेसिस पर वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पर हम इस एग्जांपल के माध्यम से दो फंक्शन को, यदि दो फंक्शन डिवाइड में दिए उन्हें कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे जान रहे हैं। तो dy अपॉन dx, देखिए x माइनस 2 एज इट इज रहेगा, d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में जो 1 है ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करें तो 2 यहाँ पर पावर है यानी कि n का जैसा रोल प्ले कर रही है। यदि हम देखें एक्स स्क्वायर d अपॉन डी एक्स,
तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा x और 2 माइनस 1, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो ये आ गया 2x और 1 का क्या हो चुका है 0। आप चाहे तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज 0 है तो हम ये जान चुके हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी अपॉन डी एक्स क्या लिखा हुआ है x माइनस 2, तो डी अपॉन डी एक्स x, तो x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 जो कांस्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होने वाला है 0 होने वाला है। अब यहाँ पर अपॉन में लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो हम इसका आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ रखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो x माइनस 2 को यदि हम कंपेयर कराएं a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ, तो a का वैल्यू यहाँ पर किसके जैसा x के जैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, a का वैल्यू x और b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, देन डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स माइनस 2 इंटू 2x, या फिर हम इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4x, 0 के साथ करेंगे तो क्वेश्चन 0 हो जाएगा, माइनस 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 0 का करेंगे तो वहाँ पे 0 जाना, सिर्फ हमें यहाँ 1 का मल्टीप्लाई करना था, माइनस का मल्टीप्लाई भी कर दिया और यहाँ पर 2x का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी या जो सॉल्यूशन आया है dy अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि दो फंक्शन हमें डिवाइड में दी है तो क्वोशिएंट रूल से हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए चेन रूल में अभी हमने जब फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया था तो वहां पे ये समझा था कि कई बार क्या होता है कि जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने वाले होते हैं, तो जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वो फंक्शन भी डिफरेंशिएट हो रहा होता है और जो दिया गया फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएट हो रहा है। तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है y इज इक्वल टू रूट ओवर 4x स्क्वायर माइनस 7। यदि हम इसको देखें तो ये जनरली इस तरीके से लिखा जा सकता है कि 4x स्क्वायर माइनस 7 और रूट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। तो देखिए यदि 4x स्क्वायर माइनस 7 एक पूरा फंक्शन है, इसे हम क्या मान ले x जैसा मान ले, मतलब कि इसको हम या तो u जैसा मान ले, u जैसा मान रहे हैं, तो यहां पर भी कितना आ रहा है पावर 1/2 आ रहा है। लेकिन हमें दिया गया फंक्शन किसके फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है, हमें करना है x के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस दिए गए फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद जो y का फंक्शन है उसको हम x के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर दो कॉज एक साथ आपकी यूज होने वाली है कि भाई जो आपका क्वेश्चन है जो y है उसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, लेकिन जब आप इसको x के फॉर्म में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आपने क्वेश्चन का जो एक प्रॉब्लम फेज देखा उसमें क्या हो रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर दो दो ऐसे ऑर्डर हैं जिनको आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। 4x स्क्वायर माइनस 7 रूट को भी आप डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, तो हमने रूट को यहाँ पर मैथमेटिकल टर्म्स के फॉर्म में 1/2 लिखा। यदि रूट की वैल्यू यदि हम देखें तो रूट की वैल्यू किसी भी फंक्शन की पावर 1/2 होती है। तो यहाँ पर ये जो पूरा फंक्शन था 4x स्क्वायर माइनस 7 ये भी तो डिफरेंशिएशन है, और यदि हम उसकी पावर देखें तो वो भी डिफरेंशिएट हो रही। तो इसको हम बोलेंगे चेन रूल की भाई एक ही क्वेश्चन में आपको ऐसे दो फंक्शन दे दिए गए हैं, उनको आपको करना है डिफरेंशिएट करना है। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि देखिए हम जो भी फंक्शन है जैसे 4x स्क्वायर माइनस 7 को हमने u जैसा मान लिया और u की पावर कितनी होगी 1/2, लेकिन हमें यहाँ ध्यान रखना है कि y का जो डिफरेंशिएशन है वो x के रिस्पेक्ट में है। जब ये x के रिस्पेक्ट में है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर चीजों को चेंज कर देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कुछ कंडीशंस को समझना रहेगा। तो यदि हम इसको लिखें तो क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स। देखिए d अपॉन डी एक्स सबसे पहले जो हम u को लेके चल रहे थे, मतलब ये जो ऑर्डर है वो इसकी जैसा आ चुका है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा u की पावर n जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ y को डिफरेंशिएट करें तो dy अपॉन डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं कि जो पावर है वो आगे आ जाएगी 1/2 u, पावर क्या हो जाएगी 1/2 माइनस 1, और इनटू में क्या लिखा हुआ है d अपॉन डी एक्स, और जो u आपने सपोज किया था, u आपने किसको सपोज किया है 4x स्क्वायर माइनस 7 को, तो आप कर देंगे इसका और डिफरेंशिएट कर देंगे और उसके बाद आपको कर देना वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2
u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू है 4x² माइनस 7 और 1/2 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा माइनस 1/2। और अब हमें क्या करना है d/dx 4x² माइनस 7 को डिफरेंशिएट करना है, तो 4 2 कितना हो जाएगा 8x और 7 का कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो फाइनली dy/dx जो हमें मिलने वाला होगा 1/2। देखिए यहाँ पर 4x² माइनस 7 की पावर कितनी लिखिए 1/2 लिखिए, माइनस 1/2 लिखिए। यदि हम इसको ऐसा लिखें 1/4x² माइनस 7, तो ये जो पावर माइनस 1/2 ये किसमें कंसीडर हो जाएगी, प्लस में कंसीडर हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 8x। ठीक है, देन जो हमारा फाइनल इक्वेशन बन सकता है वो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 1/, ठीक है, ये 4x² माइनस 7 की पावर 1/2 है, पावर 1/2 का मतलब क्या आ जाएगा रूट में, तो 1/4x² माइनस 7, यहाँ पर 8 और 2, तो 2 1 2, 2 4 8, तो ये आ जाएगा कितना 1 × 4x। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा dy/dx इज इक्वल्स टू 4x/√/4x माइनस 7। ठीक है, तो ये चेन रूल से हम इस तरीके से जो भी क्वोशिएंट होगा या जो भी पर्टिकुलर फॉर्म होगा उसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसके बाद ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, हम ये जानेंगे कि फिजिक्स में डिफरेंशिएशन का क्यों यूज करना है हमें, या इंटीग्रेशन का क्यों यूज करना है, कौन से एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करना है। इसके साथ साथ अभी तक की वीडियो में हम ये समझ चुके हैं कि डिफरेंशिएशन जो पर्टिकुलर फंक्शन है वो नॉन डिफाइंड वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू की तरफ आ रहा है, कि मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर के एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस के माध्यम को बताने वाला है, और वहीं पर इंटीग्रेशन में जो शॉर्ट एलिमेंट है, एक जो आपका स्मॉल एलिमेंट है, उससे उसके क्या एक्सपेंड हो सकता है या उससे और क्या सप्लीमेंट्री एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर सकें, वो हम कहां पर जानेंगे, इंटीग्रेशन वाले पार्ट्स में जानेंगे। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट टी, किसी इंस्टेंट टी पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, इक्वेशन के फॉर्म में दी गई है, s इज इक्वल्स टू 10t प्लस 4.9 t स्क्वायर। मतलब t एक वेरिएबल है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो t के रिस्पेक्ट में गिवन है, कि यदि आप t को यहाँ पर वैल्यू पुट अप करते जाएंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट की डिफरेंट कॉस्ट मिल सकती है। उसके बेसिस पर आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी बतानी 3 सेकंड पर क्या होगी, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या रहने वाला है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब इसके साथ इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है वो लिखी हुई है एनी इंस्टेंट टी, मतलब कि हम एक्सेलरेशन हो या वेलोसिटी हो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो जब भी हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का उसकी। देखिए, जब भी हम, जैसे हम अभी तक क्या कर रहे होते थे, एवरेज वैल्यू निकाल रहे होते थे, तो एवरेज वैल्यू में हमें वहां पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर दिया रहता है, तो हम वहां पर वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन हम यदि किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस का जनरल मतलब कि किसी पल या किसी क्षण पर जो पर्टिकुलर फिनोमिना लाइक वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होने वाला उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसको हम कैसे लिखेंगे जनरली, जैसे y के फंक्शन के फॉर्म में दी तो dy/dx, ठीक है, तो यहां पर आपकी लिमिट लग जाएगी, लिमिट जैसे x के फेवर में तो लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहां हो जाएगा del s/Δt। तो यहां पर देखिए जो हमारे पास del s और अपॉन डेल्टा टी हम कहां यूज करते थे, जब हम एवरेज वैल्यू के बारे में बात कर रहे होते। जैसे हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें तो एवरेज वेलोसिटी का जो कंसेप्ट लिखते थे वो हम लिखते थे del s/Δt, कि भाई जो भी हमारे पास पूरी वैल्यू है उसको हम ऐड कर लेना, चाहे तो हम इसको एक और ऑर्डर से लिख सकते हैं, s1 s2 और यहाँ पर sn तक के फॉर्म में जाते थे, ऐसे यहाँ पर t1 t2 और यहाँ पर हमें tn तक के फंक्शन देखने को मिल जाते थे। तो जब x की वैल्यू 0 है, मतलब कि जो हमें पर्टिकुलर ऑर्डर को डिफरेंशिएट करना है या पर्टिकुलर ऑर्डर को समझना है, तो इंस्टेंट टाइम पर समझना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं del s/Δt। तो इस एवरेज वैल्यू का जो लिमिट है वो क्या हो जाएगा, x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट से कैसे वेलोसिटी ला सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर कब हमें डिफरेंशिएट करना है, कब हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको भी हमें जानना है। देखिए, तो हम यहाँ पर एक आपको फंक्शन से आपको रिलेट करा देंगे क्या वो आपको डिफरेंशिएट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यदि हम इसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, मतलब कि जैसे वेलोसिटी है, ठीक है, यदि हम वेलोसिटी निकालें तो वेलोसिटी का बेसिक मतलब क्या है कि वेलोसिटी को हम टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड, यदि हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। यदि हम इसको डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, हमें एस की कोई वैल्यू दी गई है, ठीक है, जैसे हम यहां पर ये समझे कि यदि हम एस को टी की रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, फिर से सुन लीजिए, ये जो डिस्प्लेसमेंट की टर्म है, यदि हम उसे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी, ठीक है। मतलब कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट की जो टर्म है उसे फर्स्ट ऑर्डर क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। और यदि हम वेलोसिटी को क्या कर दें, फर्स्ट ऑर्डर का क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां से क्या देखा कि यदि हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। और यदि हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और यहां पर क्या था, एक्सेलरेशन था। यदि हमें डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी क्या होगा, ds अपॉन dt, कि भाई यदि आपको डिस्प्लेसमेंट की कॉज से यदि वेलोसिटी निकालना है तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना, डिफरेंशिएट कर देना। वैसे ही यदि वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो आप वहां से क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए कि हमें इंटीग्रेशन कैसे निकालना है, कि भाई यहां पर तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए यहां पर जैसे हमने बात की थी कि हम नॉन डिफाइंड वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, तो उसको भी हम यहां पे समझने, देखिए हम डिफरेंट कॉज से एक पर्टिकुलर ऑर्डर तक पहुंच रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, यदि हम इसका मास में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। तो जो एक बिगेस्ट टर्म है, भाई हम सीधा क्या समझते कि फिनोमिना हो रहा है, लेकिन उस फिनोमिना के क्या एस्पेक्ट है उसके बारे में हम नहीं जान रहे, तो उन छोटे छोटे एस्पेक्ट से जो फिनोमिना डन हुआ है उसमें कौन कौन सी कंडीशन अप्लाई हुई है उनको हम यहां पर डिफरेंशिएशन से समझ। अब इंटीग्रेशन क्या है, देखिए जैसे हमने यहां पर लिखा v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt, या फिर हमने इसका सेकेंड फॉर्म लिखा था a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt, मतलब कि यदि हमें वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का हम क्या कर दें, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, और यदि हम एक्सेलरेशन निकालना तो वेलोसिटी का हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। अब यहां देखिए, सपोज आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो यहां पर यदि हम क्या कर दें, v इंटू डी टी इज इक्वल टू, यहां पर क्या मिल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहां पर भी यदि हम देखें तो ये मिलेगा a इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी। तो देखिए यहां पर v का टाइम के रिस्पेक्ट के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। एक्सेलरेशन का टाइम के रिस्पेक्ट में यदि हम चेंज कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, वेलोसिटी मिल रही है। लेकिन जो वेलोसिटी मिल रही है वो कैसी, बहुत ज्यादा इंस्टेंट है, या एक बहुत स्मॉल वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो यदि हम इसे इंटीग्रेशन कर दें, यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और यदि आपको डिस्प्लेसमेंट की कॉज इंस्टेंट चाहिए तो आपको जब इसका जो मतलब इंस्टेंट जो वैल्यू है उससे आप करने जा रहे हो तो आपको एक ऑर्डर पे इंटीग्रेशन मिल जाएगा या इंटीग्रल वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहें तो यहां पर क्या लगा सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं कि हमें जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो पर्टिकुलर किस ऑर्डर में चाहिए, यहां पर जो वेलोसिटी चाहिए वो किस ऑर्डर में चाहिए। अदरवाइज जब हम इसका इंटीग्रेशन ds करेंगे तो पूरा आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, v इंटू डी टी के रिस्पेक्ट में। ऐसे यहां पर आप इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, a dt आ जाएगा। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जब हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जा रहे थे और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आ रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, डिफरेंशिएट कर रहे थे। अब हमने क्या देखा कि यदि हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या कर देंगे, एक्सेलरेशन का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, और यदि हमें वेलोसिटी से क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। आ रही बात समझ में। तो जब हम सेकेंड ऑर्डर पे जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टू वेलोसिटी, वेलोसिटी टू एक्सेलरेशन, तो क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, मतलब कि हमें कांस्टेंट वैल्यू तक पहुंचते जा रहे हैं कि उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट यूज हुए थे या कौन सा फिनोमिना था जो सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड था उसको इवेंट को कराने के लिए। जबकि हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना था, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा या फाइनाइट इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ यदि हमें लिमिट दी होगी तो हम उस लिमिट को भी अप्लाई कर लेंगे कि हमें किन दो
पैमानों के बीच में या किन दो एस्पेक्ट के बीच में हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम उसके बारे में भी जान लेंगे। और यदि हमें वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में आना है तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन है जिसमें हमने ये समझ लिया कि मैथमेटिकल टूल में जब हमने डिफरेक्टिव कैलकुलस पढ़ा या इंटीग्रेटिव कैलकुलस पढ़ा तो वहां पर हमें ये चीज क्लियर हो गई कि हमें इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का जो कॉज है वो फिजिक्स के डेरिवेशन समझने के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहाँ कहाँ अप्लाई हो रहे हैं। तो ये चैप्टर जो यदि हम देख पा रहे हैं तो ये ऐसा भी है कि आप क्लास 11th में जब भी पहुंच रहे हैं तो आपको ये चीजें जानने की जरूरत है कि आप इंस्टेंस वैल्यू के बारे में जब बात करेंगे तो आपको एक नया टूल मिलने वाला है जो कि है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, जिसका ऑर्डर हम आपको बता चुके हैं कि आप जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वहां पर वैल्यू रहेगी कि हम अननोन वैल्यू से या नॉन डिफाइंड वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, और जब इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो कांस्टेंट फिनोमेना है उससे हम एक अननोन वैल्यू की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कौन सा एस्पेक्ट यूज होगा, हमें इंटीग्रेशन करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसकी अप्रोच को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो इंस्टेंट वैल्यू हमें दी गई है कि डिस्प्लेसमेंट की इंस्टेंट वैल्यू किसी टाइम t पर क्या है, s इज इक्वल्स टू 10t प्लस 4.9 t²। हमें क्या फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी। तो अभी जो हमने एक्सप्लेन किया उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। और यहां देखिए जो इक्वेशन आपको डिस्प्लेसमेंट की दी गई है वो टाइम के रिस्पेक्ट में दी गई है। तो सीधा सा जो हमारा क्वेश्चन है कि हमें क्या कर देना है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। तो d अपॉन dt और जो s की वैल्यू है वो कितनी दी गई है, 10t प्लस 4.9 t²। ठीक है, तो ds अपॉन dt क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो v इज इक्वल्स टू d अपॉन dt 10t का यदि हम डिफरेंशिएट करें तो चाहे तो आप इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, अदरवाइज आप यहीं से क्लियर कर लीजिए। 10t का डिफरेंशिएट कितना होगा, 10 हो जाएगा, प्लस अब यहां पर कितना लिखा, 4.9 t²। तो 4.9 t², t n के जैसा है, मतलब जो पावर 2 है वो n के जैसा है। तो ये 2 यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4.9 इंटू टी, 4.9 इंटू 2 और इंटू में t लिखा हुआ, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 1। तो 4.9 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 9.8 t और 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ पर हमें एक टर्म मिल गया कि जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में होगी वो क्या होगी, v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 9.8 t। ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड क्या लिखा है कि हमें वेलोसिटी कहाँ बतानी, 3 सेकंड पे। वेलोसिटी हमें क्या मिल चुकी है, v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 9.8 t मिल चुका है। अब हमें वेलोसिटी 3 सेकंड पे बतानी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, t का वैल्यू कितना पुट करने वाले हैं, 3। तो v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 9.8 इंटू 3। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 10 प्लस 9.8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 8 24 कैरी 2, 3 9 27 और 2 कितना आ जाएगा, 29। तो यहाँ पर आ जाएगा 39.4 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हमारी 3 सेकंड पर होने वाली है, रहने वाली है। ठीक है, अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मेशन आया था वो आया था v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 9.8 t। यदि हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालेंगे तो जो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन है, ठीक है, और वेलोसिटी की इक्वेशन किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है। और यदि हम वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो dv अपॉन dt क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो v का वैल्यू क्या लिखेंगे, d अपॉन dt 10 प्लस 9.8 t इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो 10 का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 9.8 t और t का कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9.8। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारी क्वेश्चन दी गई थी, जो प्रॉब्लम दी गई थी, जिसके माध्यम से हमने ये समझ लिया है कि हमें ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन है उसमें डिफरेंशिएशन को कहाँ यूज करना है, इंटीग्रेशन को कहाँ यूज करना है। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, शायद इसमें इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन की कॉजेस में यूज होने वाली है। अ पार्टिकल स्टार्ट विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। कोई पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी
जो कि 4 मीटर पर सेकेंड है, ये एक्सेलरेट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जो इक्वेशन दी गई एक्सेलरेशन की वो दी गई 6t, टाइम के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो है 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जहाँ पर t को सेकेंड में मेजर किया गया है। आपको फाइंड करना है द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकेंड, की 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होने वाली है, और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकेंड, की 5 सेकेंड में पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट था उसके बारे में हम जानेंगे। मतलब कि पहले 5 सेकेंड में पार्टिकल का क्या डिस्प्लेसमेंट था उसको बेसिकली हमें समझना है। देखिए, हम एक जनरल कंडीशन पढ़ चुके हैं कि यदि हमें फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी से हमें निकालना है एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले, डिफरेंशिएट करने वाले। यदि हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से यदि हम एक्सेलरेशन आ रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और यदि हम एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से यदि डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो वहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो ये 2 टर्म चीज़ें, ये 2 पर्टिकुलर कंडीशन हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया गया इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें एक्सेलरेशन ही करना है या डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। जो भी हमारे पास जो डिफरेंशिएशन या जो इंटीग्रेशन है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। हमें गिवन है कि जो एक्सेलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है टाइम के रिस्पेक्ट में वो कितनी लिखी हुई है, 60 लिखी हुई है, ठीक है। हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, हमें गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और हमें वेलोसिटी बतानी है आफ्टर 5 सेकेंड, की 5 सेकेंड के बाद पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होने वाली है। तो इनिशियल वेलोसिटी, या तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी में फाइनल वेलोसिटी ऐड करके हम वहां से क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। देखिए, तो हम क्या कंडीशन लिखते हैं, हम जैसा कि जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यदि हम इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इज इक्वल टू कितना हो जाए, dv बाय dt। तो यहाँ पर यदि हम dt को ट्रांसफर करें तो a dt इज इक्वल टू dv। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि यदि हम टाइम का एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो बोथ साइड क्या यूज कर लेते हैं, इंटीग्रेशन। तो a का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 6t dt, और dv का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, v। अब 6t dt का इंटीग्रेशन 6 का होगा नहीं, t dt का करेंगे तो 6। अब देखिए यहाँ पर 6 dt, यदि कि जैसे हम इसको ऐसा लिखते हैं 6 इंटीग्रेशन t dt, तो देखिए 6 एज इट इज रहेगा, t का यदि हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसके जैसा x की पावर n जैसा। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर x की पावर n है, और यदि हम इसको इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ t है, तो t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसका जो हमने फंक्शन देखा था वो था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6t स्क्वायर बाय 2। तो हमने क्या देखा, 60 dt का जब हमने इंटीग्रेशन किया तो वहां पर कितना आ गया, 6t स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू v। तो ये हमें क्या मिल गया, वेलोसिटी मिल गया 6t स्क्वायर बाय 2। अब यदि हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इसको हमने और सॉल्व किया, इसको हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू में निकाला, तो हमारे पास v का वैल्यू आ गया 3t स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी हमें मिल जाएगी। तो ये फाइनल वेलोसिटी होगी। लेकिन यहाँ पर एक कांस्टेंट हमें लेके चलना, प्लस में कितना आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस c। अब देखिए, यदि हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी के पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव पर देखिए, यदि हम बात करें कि इनिशियल वेलोसिटी पर, इनिशियल वेलोसिटी यदि u है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 4 मीटर पर सेकंड है, तो t का वैल्यू कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। तो हम इसे इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि 4 इज इक्वल्स टू 3, t का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। देखिए फंक्शन हमें किसका मिल गया है, वेलोसिटी का हमें फंक्शन मिल गया है, ठीक है। हमें वेलोसिटी का फंक्शन मिल गया है, तो वहां से हमें क्या पता चल गया है कि जो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 4 है। अब 4 यदि इनिशियल वेलोसिटी है तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जानी, 0। तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा, c। तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता चल गई। अब हमें जो वेलोसिटी निकालनी है वो निकालनी है पार्टिकल की वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड। तो वेलोसिटी की जो इक्वेशन हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर और प्लस c। तो c का वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, c का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जो हमें 5 सेकंड पर वेलोसिटी होगी वो कितनी मिल जाएगी, तो 3t का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और c की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो जाएगी 3, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25,
प्लस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 75 प्लस 4, तो यहाँ पर हमारे पास जो इनिशियल या जो 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी 79 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि बेसिकली हम इस क्वेश्चन को जो हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया है, इसमें हम सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन का कंसेप्ट है वो हमें कहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो सॉरी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट है वो हमें किस तरीके से यूज करना है। तो यदि हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है, टाइम के रिस्पेक्ट में दी गई है, तो वहां से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। तो ये वेलोसिटी की एक्चुअल कंडीशन आई है कि v इज इक्वल टू 3t² प्लस c, बट जो वेलोसिटी स्टार्ट हो रही है, कोई पार्टिकल मूव करना स्टार्ट कर रहा है, वो कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से, जो कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी से जो कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू निकाली। तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी की पर्टिकुलर फेस में टाइम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है, हम यहाँ पर नॉर्म रखेंगे तो 0, और यहाँ पर आ जाएगा c, तो c का वैल्यू कितना हो गया 4। तो उसके बेसिस पर हमने ये निकाल लिया कि 5 सेकंड के बाद जो पार्टिकल होगा उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 79 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन 5 सेकंड, कि पार्टिकल 5 सेकंड के बाद या फर्स्ट 5 सेकंड के बाद क्या डिस्प्लेसमेंट गेन करेगा। तो हम उसको समझ लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या निकाला, a इज इक्वल टू dv/dt निकाला। अब हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो अभी हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी कि यदि हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे। यदि हम इस टाइम को चेंज करें तो v dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया कि v dt, यदि हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो यदि हम वेलोसिटी का टाइम की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो v का वैल्यू यहां पर कितना लिखा हुआ है, 3t²। तो 3t² dt इज इक्वल टू यहाँ पे ds का कितना हो जाएगा, s हो जाएगा। ठीक है, तो 3t² का करेंगे हम इंटीग्रेशन, तो 3 एज इट इज रहेगा। ठीक है, चाहे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 3 का इंटीग्रेशन होगा नहीं, यहाँ पर कितना आ जाएगा t² dt। तो 3t² का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 1 t, 2 + 1 तो 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 + 1 तो 3 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो 3t² है उसका जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास कितना आ गया है, वो आ चुका है t³ इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ऐसा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आएगा, t³ है। यदि हम पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं वो 5 सेकंड में देख रहे हैं, ठीक है, तो हम यदि इसको इंटीग्रेट करें तो हम इसको यदि जनरल लिखें तो इसको लिखेंगे s इज इक्वल टू t³ और यहाँ पर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। और जब हमने आपको इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूले एक्सप्लेन किए थे तो वहां पर हमने आपको जनरल कंडीशन बताई थी कि जब आप जिस ऑर्डर को इंटीग्रेट करते जाएंगे वहां पर आपको कांस्टेंट टर्म लेते हुए जाना है। तो s इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, t³ प्लस c। ठीक है, c क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। यदि हम इनिशियल फेज में देखें कि जब टाइम रिस्पेक्ट 0 था, मतलब कि पार्टिकल रेस्ट पर था, तो तब उस पर्टिकुलर केस में c का वैल्यू क्या था। तो यदि हम मान के चलिए क्या कर रहे हैं, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें पार्टिकल की जो पोजीशन बतानी है वो पहले 5 सेकंड में बतानी, कि पहले 5 सेकंड के बाद उसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि t इज इक्वल टू 0 पर उस पार्टिकल की क्या पोजीशन है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की क्या पोजीशन है, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा t³ था, तो यहाँ पर t की जगह पर हम क्या पुट करने वाले, 0, तो 0³ और यहाँ पर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। और यदि हम इनिशियल बारे में बात करें तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर c का वैल्यू हमें कितना मिलने वाला है, फिर 0 मिलने वाला है। मतलब कि ये जो कॉज लिखा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, और यहाँ पर हम t इज इक्वल 0 बता रहे हैं, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट की कॉज क्या बनेगी, तो उस पर्टिकुलर केस में डिस्प्लेस जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम 5 सेकंड में पहले 5 सेकंड पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें तो s इज इक्वल टू t³ प्लस c। तो s इज इक्वल टू हम t की जगह कितना पुट कर देंगे, 5³ और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा, 125 मीटर।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो दो क्वेश्चन दिए थे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम ये समझ पा रहे हैं कि कैसे हम एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट का कॉज निकाल सकते हैं, और मैथमेटिक्स के जो भी कंसेप्ट हैं या जो दो फंडामेंटल ऑपरेशन है जो कि एडिशनली हमें 11th-12th में जाके पढ़ने होते हैं, जिससे कि हम किसी भी पार्टिकल की इंस्टेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के फॉर्म में हम उसको समझ सकते हैं, या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्म में हम उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम किसी ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम उस मैथमेटिकल अप्रोच का यूज हम अपने फिजिक्स में करने वाले हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब आप 11th में एडमिशन लेने वाले हैं या 11th में फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको उन सारे एस्पेक्ट को पर्टिकुलर टाइम पर जब जब आप उनको पढ़ते जाएंगे तो वहां पर आपको इन चीजों की रिक्वायरमेंट होगी कि हमें इंटीग्रेशन करना है तो हम किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे, आप डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो ये मैथमेटिकल टूल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। यदि आपको और भी 11th क्लास के या फर्स्ट चैप्टर से हमें इसकी सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, यदि आप इस तरीके से चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।